बोलना और सच्चाई को बयान करना अगर भड़काऊ भाईजान है तो ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ता क़यामत तक ऐसे भड़काऊ भाषण देते रहे। दलित आदिवासी की हमेशा वॉइस बनकर, आवाज़ बनकर सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक हमेशा उनके खेल बनाने की बात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सियासी यतीम बनाकर फिर यतीम खाने में छोड़े। भारत की सियासत में एक बेदाग नेता अगर आपको देखना है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को देख सकते। 2024 का चुनाव नजदीक है और चुनाव नजदीक आते आते चुनावी हलचल तेज हो गई है। कौन सी पार्टी कब किसको कहां सियासत में मात दे दे इसका अभी कहना साफ नहीं है, लेकिन उससे पहले लोकसभा में AIMIM पार्टी की एंट्री हो गई है। ये पार्टी किसका खेल बिगाड़ेगी, क्योंकि इन पर यह आरोप लगते रहे हैं, क्योंकि भड़काऊ भाईजान के आरोप कितने सिद्ध होते हैं, कितने कामयाब होंगे 2024 लोकसभा में, ये अभी कहना साफ बड़ा मुमकिन सा नहीं होगा। क्या लगता है 2024 में जो भड़काऊ भाईजान का जो आरोप है उनके पास, तो 2024 में वो कुछ कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया साहिद भाई आपका हमसे बात करने के लिए और आपके दर्शकों का। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 20 से 25 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। कायदे मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हुक्म का इंतज़ार है। सूबाई सदर जनाब हाजी शौकत अली साहब के हुक्म का इंतज़ार है। हम 20 से 25 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तैयारी के साथ और मजबूती के साथ तैयार हैं। जैसे कि आप बता रहे हैं कि 20 से 25 सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे, तो किस पार्टी का समीकरण बिगाड़ रहे हैं आप? देखिए, हमारे आने से या लड़ने से किसी का समीकरण बिगड़े या सबले, इससे कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और रही बात किसी के खेल बिगाड़ने की, तो ये मजलिस की फितरत में नहीं है किसी का खेल बिगाड़ना, क्योंकि मजलिस की हमेशा जद्दोजहद रही है कि जो मजलूम दबे कुचले मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज, दलित आदिवासी की हमेशा वॉइस बनकर, आवाज़ बनकर सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक हमेशा उनके खेल बनाने की बात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने की है। और जिनके आप अगर खेल बिगाड़ने की बात कर रहे हो, तो मैं समझता हूँ कि उनकी जागीर नहीं है मुस्लिम वोट बैंक, क्योंकि जिन्होंने अब तक मुस्लिम वोट बैंक को अपना सिर्फ वोट बैंक समझा और सिर्फ चुनावी दौर में इस्तेमाल किया और बाकी उसको सियासी यतीम बनाकर फिर यतीम खाने में छोड़ दिया। ये बड़ा आरोप लगा दिया आपने, यतीम बता रहे हो आप मुसलमानों को। हाँ, बिल्कुल सियासी अछूत और सियासी यतीम बनाकर रखा है मुसलमानों को यहाँ की नाम निहाद सेकुलर पार्टियों ने, जिन्होंने अब तक मुसलमानों से सिर्फ वोट हासिल किया है। उनके हक को, हुकूक की बात से उन्होंने किनारा किया है। लेकिन बहुत बड़ा आरोप आपने ये लगा दिया कि यतीम मुसलमानों को बता रहे हो आप सियासत पार्टियों से। ऐसा नहीं है, मुसलमान चुनकर जाते हैं, विधानसभा जाते हैं, राज्यसभा जाते हैं, लोकसभा भी जाते हैं। कांग्रेस ने अभी राज्यसभा मेंबर बनाया इमरान प्रतापगढ़ी को। आप अभी हाल ही के उत्तर प्रदेश के राज्यसभा के चुनाव में देख लीजिएगा, PDA का नारा देने वाले सपा मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी, जिन्होंने राज्यसभा के किसी भी एक PDA, कौन से PDA की बात कर रहे हैं आप, हैं? उसमें अल्पसंख्यक कहाँ है? 20% आबादी वाला, 20% आबादी वाली एक समाज, जिन्होंने 95% वोट 22 के चुनाव में सपा को दिया था। क्या सपा ने राज्यसभा का टिकट ना देकर ये मुसलमानों के ऊपर एक यतीम ना बना रखा, मायूस नहीं किया है? लेकिन 37 विधायक भी तो हैं उनके मुस्लिम, वो चेहरे भी तो हैं। वो सब सियासी बाज हैं। लोकसभा में मुरादाबाद जिस सीट से आप आते हो, ST हसन साहब हैं, अमरोहा से दानिश अली हैं, और अगर बात करी जाए आपके संभल लोकसभा सीट से तो शफीकुर रहमान वर्ग थे। अब चलिए उनका इंतकाल हो गया, तो उनके बेटे को टिकट मिल गया है। शफीकुर रहमान
बर्क साहब की जहाँ की बात की है, वो एक बड़े दिल और बेबाक लीडर थे। उनका जाना कौम मिल्लत के लिए एक बड़ा नुकसान है, ठीक। और जी रही दूसरे सियासी नेताओं की, तो वो सिर्फ नाम के मुसलमान, क्योंकि ऐवान पार्लियामेंट आप सिर्फ दीवारें देखने के लिए नहीं जाते, वहाँ अपनी जो जहाँ से आप जिस क्षेत्र से चुन के आए हैं वहाँ के मसाइल को ऐवान पार्लियामेंट में रखने के लिए और हल कराने के लिए वहाँ आप जाते हैं। आप जिस लोकसभा सीट से आते हैं, उस लोकसभा सीट पे एसटी हसन साहब बोलते हैं कि नहीं बोलते, ये बताइए आप मुझे। सर आप वो बोलते हैं कि नहीं बोलते, आला कमान की बात करें आप, ठीक, क्योंकि वो भी तभी बोलेंगे जब ऊपर से इशारा होगा। अच्छा जी, मतलब वो अपने क्षेत्र के लिए, विकास के लिए बात नहीं करते। करते हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि अगर बात मुसलमानों की आती है तो वो भी खामोश रहते हैं। अच्छा, खामोश कौन नहीं है ये बताइए। खामोश आपको ऐसा क्या लगता है कि कौन सी पार्टी पे कौन सा खामोश नहीं है व्यक्ति? नहीं, अगर ये बढ़ते हुए जुल्म और ज्यादतियाँ लोगों के बीच होते हुए, लोगों के ऊपर होते हुए ये जुल्म, क्योंकि अभी देख लिया जाए हाल ही में पिछले जुमे को एक प्रशासनिक अधिकारी ने जुमे की नमाज में हालत सजदा में लात मारी थी एक आदमी को, उसको तो सस्पेंड कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया उसको। ये मुद्दे, ये एआईएमआईएम ऐसे ऐसे मुद्दे क्यों कुरेदती है? सर ये मुद्दे नहीं है, हाँ ये उन पर होता हुआ जुल्म है। हाँ आप क्या समझते हैं सजदा में एक बंदा अल्लाह के से कितना करीब होता है, हाँ आप हालत सजदा में उसको लात मारोगे, हाँ। तो ये क्या मैसेज दे रहे हो, क्या पैगाम दे रहे हो? सड़क पे ना, चलिए आपकी सारी बातें हम मान लेते हैं, हम ये भी बात मान लेते हैं कि आप जो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन क्या असुद्दीन ओवैसी पर ना कभी ईडी का छापा पड़ा, ना कभी सीबीआई का छापा पड़ा, तो गठबंधन तो नहीं चल रहा है बीजेपी के साथ में आपका? सर हाल ही में अभी अभी आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक बॉन्ड हमारे पास तो नहीं आए ना, कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम में एक पैसे का बॉन्ड नहीं है, तो ईडी सीबीआई किसके पास? भारत की सियासत में एक बेदाग नेता अगर आपको देखना है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को देख सकते हैं, क्योंकि आप देख लीजिएगा, क्योंकि ईडी सीबीआई किसके पास जाती है? मंत्रियों के पास जाएगी, जिसके पास इलेक्ट्रिक बॉन्ड जाएगा उसके पास जाएगी, आप दिखा दीजिएगा। तो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, तो उनको भी क्या ईडी सी जो नोवा समन गया था, 10वें समन पे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, तो मतलब क्या कहना चाहते हैं? वो समझौता नहीं करा उन्होंने इसलिए, और आपने समझौता कर लिया? नहीं, मैंने कहा नहीं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड नहीं है। मजलिस कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की नहीं हुई है, खरीदारी नहीं हुई है उससे, हम बिके नहीं हैं, समझ रहे? तो ये ईडी सीबीआई उनके पास जाएगी जिनके पास इलेक्ट्रिक बॉन्ड है। अच्छा, और जिनके पास नहीं है वो मतलब बेदाग हो गए? बिल्कुल सच है। आप तो हो सकता है अंदर खाने आपने जो आपके ऊपर, आपकी पार्टी के ऊपर एक तमगा है कि ये भड़काऊ भाईजान है, ये बीजेपी की बी टीम है, तो उसी का फायदा तो नहीं मिल रहा आपको सियासत में नहीं, बने देखिए रहने के लिए? भड़काऊ भाईजान की बात ऐसी है शाहिद भाई, क्योंकि अगर किसी की आवाज़ को होते हुए किसी पर हुए जुल्म को अगर बोलना और सच्चाई को बयान करना अगर भड़काऊ भाईजान है, तो ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ता क़यामत तक ऐसे भड़काऊ भाषण देते रहेंगे। अच्छा, और हम उम्मीद करेंगे अपने सदर से कि वो इस सच्चाई को हमेशा बयान करते रहें। सीएए को कैसे देखते हैं आप? सर सीए एक धर्म विशेष के लिए है। सीए हाँ, तो नागरिकता देने का कानून है ना? आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आप सीए लेके आ रहे हैं किसी हाँ, अनकॉन्स्टिट्यूशन है गया। एक हिंदुस्तान में अगर हिंदुओं को नागरिकता दे दी जाएगी, बाहरी जो प्रताड़ित हैं हिंदू, तो उसका दुख क्यों है आप लोगों को, एआईएमआईएम को? सर हमें दुख इसका नहीं है, क्योंकि अगर आप बात करें तो 1 से 1.5 करोड़ वहाँ से आप लाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। बेहतर होगा कि आप यहाँ के जो हालात है इनमें सुधार है, यहाँ के जो बेरोजगार नौजवान है उनको रोजगार दें। अगर वहाँ से अगर आप लेकर आएंगे बड़ी अच्छी बात है, लेकर आइएगा, लेकिन उनके रोजगार, उनके रहने का, उनके खाने के जो मसाइल हैं और जी अखराजात हैं उनको पूरा करने के लिए भी तो कुछ खर्चे की ज़रूरत, कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, उन पर ना करके आप जो यहाँ बेरोजगार हैं
उनके ऊपर खर्च करें। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे एआईएमआईएम के कार्यकर्ता जिन्होंने बेबाकी के अंदाज में अपनी पूरी बात रखी और सदर असदुद्दीन ओवैसी की पूरी-पूरी बात यानी कि उनके जो भड़काऊ भाईजान वाला जो नारा है, इन्होंने इस बात पर तो ये तक कह दिया कि अगर ता कयामत तक ज़ुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़े और उस पर हमें ये तमगा मिले कि भड़काऊ भाईजान, तो हम अपने सदर से कहेंगे कि वो ऐसे ही ता कयामत तक बोलते रहें। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मोहम्मद साजिद, एबीसी वर्ल्ड हिंदी।